भी अफसोस नहीं हुआ। देखिए राजनीति में तो मुकदमे जो होते हैं वो इनाम होते हैं, लाठियां और जेल ये इनाम मेडल होते था हैं। आपके लिए। ये सब मेडल है, मेडल है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराने लोग कहते थे, पुराने नेता कहते थे कि नेता का मतलब है कि एक पैर रेल में दूसरा पैर जेल में। आपसे जानना चाहेंगे कि जेल भरो एक आंदोलन उस टाइम चला था और भी कई आंदोलन थे, तो कितने आंदोलन में आपकी हिस्सेदारी रही है? आंदोलनों की फहरिस्त इतनी है कि यदि हम आपके इस चैनल के माध्यम से गिनाएं तो बहुत चर्चाएं हो जाएंगी, कुछ नाम गिना लेकिन जो महत्वपूर्ण 2-4-10 आंदोलन है उनके बारे में जरूर चर्चा करना चाहेंगे। उससे पहले मैं चूंकि जेल पे बात कर रहा था, तो हम लोग 9 में जब जेल में गए थे उस समय राहुल गांधी जी हम लोगों से मिलने आए थे जेल में। ये बहुत गर्व की बात है कि उतना बड़ा नेता और सरकार थी उस समय हमारी कांग्रेस की, यूपीए की, और वो इलाहाबाद आए थे। और उनको जब पता चला कि छात्र जो है आंदोलन करके जेल में हैं, लगभग 30-32 छात्र हम लोग उस समय जेल में थे, तो पब्लिक रैली करने से पहले वो पहले जेल गए और सभी छात्रों से मिले और घंटों वहां पर 1 घंटे रैली को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन। बड़ी बात होती है कि आदमी के कोई एक टाइम बाउंड रैली हो कि 1 बजे रैली को संबोधित करना है और वो अपना टाइम शेड्यूल को बढ़ा के और ज़्यादा टाइम अपने छात्रों को और जेल में बैठ के दें। और उस दौरान एक इतनी अच्छी घटना घटी कि हम लोगों ने राहुल जी से कहा कि आपके नाना जी जो है यहीं इसी जेल में रहते थे, कई बार बंद हुए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मुझे मालूम है, क्या इधर ही है? तो फिर उस समय जो सुपरिटेंडेंट थे जेल के, उन्होंने कहा कि सर चलिए आप देख सकते हैं कहाँ पंडित नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो मदन मोहन मालवीय जी। तो वो पूरा जेल को घूमे राहुल जी, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे, जहाँ मदन मोहन मालवीय जी जेल में रहते थे। तो आंदोलनकारी लोग को जेलों में जहाँ रखा जाता था उसको पूरा राहुल जी घूमे और डायरेक्ट फिर वो काफ़ी देर तक हम लोग के बीच में चले आए। अब यहाँ आते हैं हम लोग आंदोलनों की बात। तो जो इलाहाबाद में हम लोग आंदोलन किए वो तो किए ही, छात्र संघ बहाली को लेकर और छात्रों के तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो एलएलबी की मेरिट की बात रही हो। यहाँ एक क्राइटेरिया हुआ करता था, एलएलबी में 120 के नीचे लोगों का एडमिशन ही नहीं होता था। 120 जनरल, 105 SC ST OBC। क्या होता था कि सीटें खाली रह जाती थी, चाहे वो CMP की हो, ADC की हो, या मेन परिसर की भी बात हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी, लेकिन एडमिशन नहीं करते थे क्योंकि एक क्राइटेरिया इन लोगों ने बना दिया था। फिर हमारा ध्यान इस पे गया। मैं LLB फर्स्ट ईयर कर रहा था, LLB में था, मेरा एडमिशन हो चुका था, सेकेंड ईयर में जाने वाला था। तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत है, एक मानक नहीं होना चाहिए। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मानक है कुछ, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया आप LLB का एग्ज़ाम तब दे सकते हैं जब आप 45% ग्रेजुएशन में हो, उसने मानक तय किया, तो फिर ये मानक क्यों तय करेंगे कि एडमिशन लेने के लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। फिर हमने आंदोलन उसके लिए किया, लंबा आंदोलन चला, अच्छा आंदोलन चला, बढ़िया आंदोलन चला। और पहली बार यूनिवर्सिटी, उस समय RG हर्षे जी कुलपति थे, बैकफुट पे आए और हमने प्रवेश भवन पे हमने धमकी दी थी कि यदि मेरी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे। और मैं पहुंच गया अपना तेल पानी लेके जो है कि वहीं पे, डाल भी लिया क्या उस टाइम? डाल भी लिया था और डर नहीं लगा? कोई डर नहीं था, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आदमी के अंदर एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी होती है, तो कोई डर नहीं लगता है। आप क्या होता है ना, कहते हैं ना कि भाई आप चलते जाओ, आप अपने लक्ष्य को आप मिलेगा, बस आप निडर होके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाओ। शाम देर रात मेरी गिरफ्तारी हुई, मैं जेल गया, मुकदमा हुआ, लेकिन देर शाम तक विश्वविद्यालय प्रशासन आनंद फानंद में एक मीटिंग करता है इमरजेंसी, और इस नियम को के खिलाफ जो है कि इसको वापस लेता है, और फिर सोचिए हजारों संख्या में छात्रों को लाभ मिलता है। वैसे ही SSC को लेकर आंदोलन चल रहा था। SSC के एग्जामिनेशंस में उस समय बड़ी धांधली हो रही थी। कुछ दिल्ली के जो कोचिंग सेंटर्स थे, वो कोचिंग सेंटर डायरेक्ट SSC के ऑफिस से मिली भगत करके और पेपर लीक कराते थे और अपने चुनिंदा छात्रों को पेपर बेचते थे। तो उसके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने लगभग 1 महीने का चलाया था। SSC का दफ्तर है, यहीं पे घेराव होता था, हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं आते थे, 10-10 हजार लड़के। सोचिए बालसन चौराहे से आगे आप जाएंगी तो SSC का दफ्तर है, पूरा एकदम भरा रहता था, पैक। बाद में हम लोग की 7-8 मांगे थी, दबाव में आकर पूरा जिला प्रशासन, सारी चीज़ें बैकफुट पे आना पड़ा और हम लोग की मांगी गई। वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तमाम आंदोलन, चाहे वो छात्रों को जो 10% बढ़ाना था उसको लेकर हो,
या फिर अखिलेश जी की ये सरकार। जेल भरो आंदोलन क्या रहा था? काफी ज्यादा मैंने इसके बारे में सुना है। देखिए, जेल भरो आंदोलन ये था कि एसएससी आंदोलन के दौरान ही एक मूवमेंट हुआ था, जेल भरो आंदोलन। क्योंकि उस समय अखिलेश जी की सरकार भी थी और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसमें त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया था। उसके खिलाफ पूरे इलाहाबाद में आंदोलन चल रहे थे और आंदोलन का स्वरूप वो भी एक अजीब घटना है कि दो मूवमेंट होता था। जो फॉरवर्ड स्टूडेंट थे वो अलग मूवमेंट करते थे त्रिस्तरीय आरक्षण के खिलाफ। आपके साथ जो आपके सहयोगी थे वो कौन थे, जो आपके प्रिय सहयोगी, जो आप कोई भी बात कहते तो वो पत्थर की लकीर हो जाती? देखिए, जो पूरी टीम थी जो हम लोग के साथ थी उस समय, जो भी टीम हम लोग के साथ थी और जो भी सीनियर स्टूडेंट थे, जो प्रतियोगी थे, सीनियर थे। देखिए, चूंकि हम लोग तो छात्र राजनीति करते थे, स्टूडेंट हैं तभी तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, और स्टूडेंट्स में जूनियर, सीनियर और बैचमेट यही चलता है, कोई लकीर खींचने वाला नहीं चलता है। तो होता क्या है कि कई बार आंदोलनों में सीनियर्स कुछ ऐसे सुझाव देते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कई बार जूनियर्स ऐसे सुझाव दे देते हैं जिनको हम अमल में लाते हैं और वो उसका अच्छा परिणाम मिलता है। ये जो मूवमेंट्स होते थे सरकार के खिलाफ या विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, मैंने एक आंदोलन किया था यहाँ मकान मालिकों के खिलाफ। उस समय रेंट काफी ज्यादा बढ़ा रहे थे मकान मालिक। सोचिए, जब हम लोग आए थे तो हम लोग 500 रुपया देते थे। हाँ। और 2011 आते आते 1200-1500 में छोटे छोटे कमरे, और छात्र भाई रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से छात्र एक सपना लेके आ रहा है, उसके गार्जियन भेज रहे हैं। और सब बड़ी तादाद की बात तो ये है कि 2009 के बाद छात्राओं को भी बड़ी तादाद में गार्जियन भेजने लगे इलाहाबाद। ये बहुत गर्व की बात है। तो संख्या और बढ़ गई। अब मकान मालिक यहाँ मतलब ये ताले हुए थे कि भैया चलो अब तो ग्राहक और आ रहे हैं, क्योंकि वो ग्राहक की नजर से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लाज बढ़ा दिए, किराया बढ़ा दिए, छोटे छोटे कमरे में, कछार में कमरा है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन 1500 ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो आंदोलन होना चाहिए, इसके खिलाफ एक मानक होना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप कितना रेंट ले सकते हैं और कब बढ़ा सकते हैं, कब खाली करा सकते हैं और किस तरह की सुविधा। क्योंकि देखिए, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ प्रकाश, ये हमारा राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ आप जब डेलीगेशन में जाएंगी तो हम लोग तो चूंकि काफी सालों से थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, हर डेलीगेसी में जाना था, कोई ऐसा लॉज नहीं बचा था जिस लॉज में हम लोग गए नहीं हो। देख के बड़ी पीड़ा होती थी कि यार यहाँ हमारे भाई रहते हैं, यहाँ हमारे जूनियर्स रहते हैं, यहाँ हमारे साथी रहते हैं, जहाँ रहने लायक नहीं है। तो मेरे मन में आया कि इनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। बड़ा आंदोलन हुआ मकान मालिकों के खिलाफ, 1-1.5 महीने तक बड़ा आंदोलन चलता रहा। डेलीगेशन में जन जागरण चला था, बड़े संख्या में लगभग 20,000-25,000 छात्र घेराव करने डीएम ऑफिस में पहुंचे और डीएम बैकफुट पे आना पड़ा और एक रेजुलेशन पास करना पड़ा और जारी करना पड़ा इलाहाबाद ये नगर निगम के माध्यम से कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप 2 से 3 साल में किराया बढ़ा सकते हैं, वो भी 10%। उसको नोटिस देनी होगी और सारे अब जो भी किराएदार होंगे, जो भी मकान मालिक होंगे, वो बिना आइडेंटिटी के। हमने कहा ये आपको मानक करना करो, ठीक है, लेकिन लड़ाई तो लड़नी है। लेकिन पाठक जी, आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने उस टाइम आंदोलन किया था किराए बढ़ने को लेके, अभी किराया फिर से बढ़ चुका है और यूनिवर्सिटी की फीस भी बढ़ चुकी है, जिसको लेके आंदोलन अभी बच्चे कर रहे हैं। सेकेंड, और एक मुद्दा जो आ जाता है छात्र संघ चुनाव, वो फिर से बंद हो चुका है, जो आपने बहाली कराई थी वो बंद हो चुका है जी। तो अभी जो छात्र जो आपको सुन रहे हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों या इलाहाबाद से, प्रयागराज से हम कह लें, वहां से हों, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इन मुद्दों पे अब वो दोबारा से फिर से लड़ाई करें? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ी है, इतना बड़ा मुद्दा है। हम लोग को याद है कि हमारे जो सीनियर्स थे वो बताते थे कि यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 25 पैसे फीस बढ़ जाती थी, बहुत गरीब फैमिली से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो यूनिवर्सिटी साइड डाइन हो जाता था, पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी। और खासतौर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के लोग आते हैं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। आप देखती हैं यहाँ पर जो पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन दिल्ली हर आदमी अपने बच्चे को नहीं भेज पाता है। दिल्ली वही लोग भेजेंगे जिनका थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइटेरिया ठीक ठाक है, अच्छा है, वही भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि सर्वाइव कर लेता है अपने आस पड़ोस के लोग हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है यहाँ, वही सवाल है कि सवाल यही, कमरा 3500 का या 4000 का दे रहे, छोटे छोटे कमरे में अभी देख कर आ रही हूँ। पूरी तरीके से शोषण है,
पूरा तरीके से लूट तंत्र मचा हुआ है। और आप भाई, चूंकि सरकार ही ऐसी है जो पूरा लूट रही है जनता से, तो जब सरकार एक तरफ लूट रही छात्रों है। को क्या, इलाहाबाद के जो छात्र हैं, जो प्रयागराज के छात्र हैं, जो पढ़ने आते हैं, एक सपना संजो के आते हैं, लेकिन मात खा जाते हैं जब उनको कमरे की फैसिलिटी नहीं मिलती सही से, रूम साफ सुथरा नहीं होता, बाथरूम अच्छा नहीं होता, लेकिन पैसे उनके उतने ही ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन तमाम छात्रों को, जो छात्र भाई हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है यदि आज भी आप लोग यूनाइट होकर। ऐसा नहीं है कि छात्र संगठन नहीं है और छात्र नेता नहीं है, आज भी परिसर में छात्र संगठन हैं, सक्रिय हैं, छात्र नेता भी सक्रिय हैं, और वो लड़ाई लड़ भी रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जितनी उनकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार लड़ रहे हैं। वो फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तमाम अन्य मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जरूरत है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई लड़ने की। पहले और अब में डिफरेंस, हाँ, पहले और अब में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अब हर व्यक्ति, हर संगठन इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहा है, और उस इंडिविजुअल लड़ाई को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। जिस दिन ये सारे छात्र नेता एक हो जाएंगे, जिस दिन ये सारे छात्र संगठन एक हो जाएंगे, फिर से छात्र संघ बहाल भी होगा, फीस वृद्धि भी वापस होगा, और ये जो मनमाना चल रहा है मकान मालिकों का, जो 3500 रुपया वसूल रहे हैं, एकदम छात्रों को एटीएम समझ लिए हैं, बिल्कुल, तो वो खत्म हो जाएगा। तो जब कमा रहे हैं तो ये तो गलत कमा रहे हैं ना। बिल्कुल। आप नॉर्मली यदि टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल आपका नॉर्मल कनेक्शन का है, कमर्शियल नहीं है, तो आप इतने कैसे वसूलेंगे? नहीं, आप पैसे लीजिए, हम नहीं कहते हैं आप 3500 लीजिए, लेकिन 3500 जैसा रूम भी तो सुविधा दीजिए, सुविधाएं दीजिए। बस यही बात है। छोटा सा बाथरूम आप दे रहे हैं जिसमें ना वो बाथरूम भी नहीं है। आप आप मैडम, आप देखेंगे यदि गहनता से आप जाएंगे, आप गहनता से जाएंगे इलाजों में, ऐसे ऐसे बाथरूम, 10 कमरे हैं, 10 कमरे पे एक बाथरूम है। मतलब बच्चे कैसे सरवाइव करते हैं, लड़कियां कैसे, लड़कियों का भी लॉज की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। कुछ लॉज ऐसे हैं लड़कियों के इलाहाबाद में जो थोड़ा सा फैसिलिटी है, ठीक ठाक है, लेकिन 80% लॉज जो लड़कियों के भी हैं उसमें भी फैसिलिटी नहीं है। कुल मिला के इलाहाबाद में जो लोग रहते हैं ना, छात्र चाहे छात्राएं, वो एक 8x6 के कमरे में तपस्या करते हैं। आपके माध्यम से मैं इलाहाबाद में वर्तमान में जितने भी छात्र संगठन हैं और जो भी छात्र नेता हैं जो सक्रिय हैं, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जीत होगी, 100% आपकी बातें मानी जाएगी। पाठक जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप छात्र संघ चुनाव से जुड़े रहे, छात्र नेता रहे, आपके जो छात्र नेता में कोई फेलियर रहा जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिली हो, या समय समय पे वो आपको सिखाता रहा हो कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है? देखिए, ये तो ऐसा, मतलब छात्र राजनीति नर्सरी कही जाती है राजनीति की, और बेसिकली नर्सरी है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि स्लोगन लिखना, हम लोग स्लोगन लिखना स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही सीखे। अखबार में न्यूज़ भेजना है, उसके लिए विज्ञप्ति लिखना है, विज्ञप्ति लिखने की ट्रेनिंग, वो भी एक ट्रेनिंग होती थी, पोस्टर बनाने की ट्रेनिंग, नारा लगाने की ट्रेनिंग, भाषण देने की ट्रेनिंग। कुछ फेलियर जो थे उनके नाम लेना चाहेंगे क्या, या जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सीख दी, बहुत सपोर्ट किया? मैं किसी एक का नाम लूंगा तो वो बेईमानी होगी, जितने क्योंकि देखिए, मैं किसी एक का नाम लूंगा या 2-4 नाम लूंगा तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि मुझे तो हर उस छात्र ने नेता बनाया है जो इस विश्वविद्यालय में था, जो हमसे जुड़ा रहा, चाहे वो डेलीगेसी का हो, हॉस्टल्स का हो, यूनिवर्सिटी का हो, या और भी संस्थानों का हो। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ। लिंग 2 कमेटी आपको मालूम होगा, मैं तो लिंग 2 कमेटी के सिर्फ एक सिफारिश से सहमत हूँ, बाकी सारी सिफारिशों को खारिज करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आज यदि छात्र संघ जो कमजोर हुआ है और जो पंगु हुआ है, उसका वजह भी ये लिंग 2 कमेटी ही है। लिंग 2 कमेटी की सिर्फ एक जो सिफारिश है एज बॉन्डिंग की, उससे मैं सहमत हूँ। क्योंकि क्या होता था कि पहले जब हम लोग कैंपस में आए नए नए, तो हम लोग देखते थे भैया 50 साल के हैं और क्या तो स्टूडेंट राजनीति कर रहे हैं, 52 साल के हैं स्टूडेंट राजनीति कर रहे हैं, उनका बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में है और भैया जी जो है कि छात्र राजनीति कर रहे हैं। वो देश के तमाम परिसरों में था, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। चाहे BHU अब ले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग के एक बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, रघुनाथ द्विवेदी जी। उनके बारे में लोग कहते थे कि यार वो चुनाव लड़ते थे और उनके बेटे जो है कि BA फर्स्ट ईयर में थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक थे बजरंगी बज्जू जी, छात्र संघ के अध्यक्ष बज्जू रहे, भैया। वो 56 साल के थे। इन दोनों लोगों का नाम लिंगदो कमेटी ने अपने जो रिकमेंडेशन दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में जज को, उसमें इन दोनों का नाम मेंशन है। तो ये आश्चर्य होता था कि यार ये 58 साल के 54 साल के लोग जो है 55 साल 45 साल के लोग ये छात्र नेता कैसे हैं। तो मैं शुरू से ही इसके उसमें था कि नहीं देखो एज बाउंड होना चाहिए, क्योंकि परिसर है, कैंपस में एक लिमिट है, एक टाइम है। आपने भी जो जूनियर है उनको भी मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। तो तो लेकिन कहीं ना कहीं जो सीनियर थे वो मठाधीश बन जाते हाँ, थे। मठाधीश बन जाते थे, बाबा कहे जाते। बाबा कहे इलाहाबाद जाते में, थे। इलाहाबाद दिल्ली में बाबा कहते हैं, इलाहाबाद में मठाधीश कहते हाँ। हैं। तो डूसू में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता है तो उसमें ये लोग बाबा कहते हैं, वहाँ पे सीनियर छात्र बाबा नेताओं हो को, गए। और यहाँ पर हम लोग मठाधीश कहते हैं। तो हालांकि इनका भी योगदान है, रोल है, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो उस दौर में जो सीनियर स्टूडेंट लीडर थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तमाम तरह की जो इंसिडेंट्स होते थे उसमें आइडियाज भी देने वाले लोग होते थे कि यार ऐसा कर लिया जाए तो ऐसा कर लिया जाए तो अच्छा होता, और बढ़िया मीडिया में जो है कि इसको लोग अच्छे से मीडिया वाले कवर करते, मीडिया के लोग कवर करते तो हमारी आवाज़। और क्योंकि उस समय अभी फेसबुक और ये ट्विटर का ज़माना तो था नहीं, ये तो 2012-13 के बाद सब ट्विटर और फेसबुक का। तो उस समय यही था कि क्या क्या नया नया आइडिया सोचते रहते थे, करते रहते थे। तो एक बड़ा